आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंटिंग माने चित्रकला। हिंदुस्तान में चित्रकला शुरू से ही रहा है और जैसा कि मैंने अभी लिखा आपको मेसोलिथिक पेंटिंग, ठीक है, भीमबेटका अपने मध्य प्रदेश में है और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और भोपाल से करीब 25-30 किलोमीटर दूर में है, होशंगाबाद रोड पर। मैंने मेसोलिथिक पीरियड जो कहा वो क्या, इसका क्या मतलब होता है, पहले के पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो पेलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड के बीच का, नियोलिथिक पीरियड के जो बीच का जो पीरियड होता है उसको मेसोलिथिक माने मिडिल स्टोन एज कहते हैं इसको, ठीक है। तो वहाँ पर हम भीमबेटका में क्या देखते हैं कि बहुत सारे करीब 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और आदि मानव पहले इस एरिया में रहते थे, ठीक है, और करीब 10,000 ईसा पूर्व तक भी रहते आए हैं वहाँ पर, जो हमें साक्ष्य मिले हैं। और वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो केव, जो गुफा बना हुआ है उस पर भित्ति चित्र है जिसमें कि जानवरों के, जैसे कि बाघ के या उस समय जो या हिरन के या एलिफेंट के, जो उस समय में जानवर पाए जाते थे, उन जानवरों के फोटो हमें मिलते हैं। दूसरी बात, आखेट करते हुए भी हमें फोटो मिलते हैं, माने चित्र मिलते हैं, फोटो नहीं सॉरी चित्र मिलते हैं। तो अभी इतने दिन बीत जाने के बाद भी ये पेंटिंग सुरक्षित क्यों है, उसका रीजन ये है कि वो बहुत गुफा के अंदर में उसको चित्रित किया गया है, ठीक है। तो हमारे और अभी बाघ जो यहाँ पर धार डिस्ट्रिक्ट में है, हालांकि वो बाद के पीरियड का है, 4वीं-5वीं शताब्दी एडी से आप उसको गणना कर सकते हैं। लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट साइट जो हमारे मध्य प्रदेश में, एक भीमबेटका और दूसरा बाघ, तो ये मुराल पेंटिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में हम चलते हैं अजंता केव पेंटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 29 केव्स हैं, ठीक है। अजंता में कितने हैं पेंटिंग केव्स? 29। और इस पेंटिंग का जो महत्वपूर्ण जो विशेषता वो है जिसमें कि महात्मा बुद्ध और जातक स्टोरी मतलब क्या होता है, जो उनके पूर्व जन्म के बारे में जो गाथा है उसको बोलते हैं जातक स्टोरीज। और इसमें खास करके जो वज्रपानी, कुछ पूर्व जन्म में महात्मा बुद्ध के क्या क्या नाम थे, बहुत सारे नाम से उनको पुकारा गया है। तो एक नाम है वज्रपानी, यह अक्सर पीटी में आपको पूछेगा, इसलिए मैं इसको, वज्रपानी मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टर एंड गाइड, प्रोटेक्टर एंड। दूसरा मंजूश्री, इसका मतलब क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ। महात्मा बुद्ध के जो उनके जो ज्ञान है, उनकी जो बुद्धि है उसको प्रकाशित, मैनिफेस्टेशन में प्रकटीकरण के भाव को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं, मंजूश्री। तीसरा पद्म पानी मतलब पद्म पानी जो महात्मा बुद्ध के दया माने कंपेशन को प्रकट करता है, ठीक है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंपेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, दया को प्रदर्शित करता है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही हिंदी अंग्रेजी में? आई एम ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दोस्तों ये तो इसमें इस जो अजंता पेंटिंग है उसमें 2 प्रकार के पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। एक तो मुराल मतलब क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था आपको, वॉल पेंटिंग। दूसरा फ्रेस्कोज, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेस्कोज उस दिन बताया था मैंने आपको, जो वॉल जो है ना उस पर गीला प्लास्टर पर फिर उसको रंग को उकेरते हैं, तो रंग क्या हो जाता है, जब प्लास्टर जब सूख जाता है तो उसके बाद जो रंग है, कलर है, वो पूरी तरह से पक्का हो जाता है,
ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रेस्कोज। तो ये दोनों प्रकार के पेंटिंग का इस्तेमाल अजंता केव में हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर है, ये आप याद रखिएगा। इसमें अजंता पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें सबसे ज्यादा इमोशन को दर्शाया गया है। इमोशन, भाव को प्रकट करने का काम जो है ना इस पेंटिंग में किया गया है। और हर एक जो महिला जो उसमें चिन्हित की गई है उसके अलग अलग हेयर स्टाइल हैं, डिफरेंट हेयर स्टाइल। जितने भी महिलाओं को चित्रित किया गया तो उनके जो बाल के जो हेयर स्टाइल, मतलब बाल के जो स्टाइल हैं, आपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा था कि किस तरह से महिला जो है ना कोइफर का इस्तेमाल करती थी। कोइफर मतलब जूड़ा बांधने का। ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी चलता था और अभी भी महिलाएं इसका उपयोग करती हैं, ठीक है, जूड़ा बांधने का। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें जो जितने भी फिगर को चिन्हित किया गया, जिसका कि बाहरी आवरण जो है ना, आउटलाइन जो है, उसको क्या किया गया? ऑकर कलर्ड। ऑकर कलर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? तो पेलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड के बीच का, नियोलिथिक पीरियड के जो बीच का जो पीरियड होता है उसको मेसोलिथिक माने मिडिल स्टोन एज कहते हैं इसको, ठीक है। तो वहाँ पर हम भीमबेटका में क्या देखते हैं कि बहुत सारे करीब 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और आदि मानव पहले इस एरिया में रहते थे, ठीक है। और करीब 10,000 ईसा पूर्व तक भी रहते आए हैं वहाँ पर, जो हमें साक्ष्य मिले हैं। और वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो केव, जो गुफा बना हुआ है, उस पर भित्ति चित्र है जिसमें कि जानवरों के, जैसे कि बाघ के या उस समय जो या हिरन के या एलिफेंट के, जो उस समय में जानवर पाए जाते थे, उन जानवरों के फोटो हमें मिलते हैं। दूसरी बात, आखेट करते हुए भी हमें फोटो मिलते हैं, माने चित्र मिलते हैं, फोटो नहीं सॉरी चित्र मिलते हैं। तो अभी इतने दिन बीत जाने के बाद भी ये पेंटिंग सुरक्षित क्यों है? उसका रीजन ये है कि वो बहुत गुफा के अंदर में उसको चित्रित किया गया है, ठीक है। तो हमारे और अभी बाघ जो यहाँ पर धार डिस्ट्रिक्ट में है, हालांकि वो बाद के पीरियड का है, 4वीं-5वीं शताब्दी एडी से आप उसको गणना कर सकते हैं। लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट साइट जो हमारे मध्य प्रदेश में, एक भीमबेटका और दूसरा बाघ, तो ये मुराल पेंटिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में हम चलते हैं अजंता केव पेंटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 29 केव्स हैं, ठीक है। अजंता में कितने हैं पेंटिंग केव्स? 29। और इस पेंटिंग का जो महत्वपूर्ण जो विशेषता वो है जिसमें कि महात्मा बुद्ध और जातक स्टोरी। जातक स्टोरी मतलब क्या होता है? जो उनके पूर्व जन्म के बारे में जो गाथा है उसको बोलते हैं जातक स्टोरीज। और इसमें खास करके जो वज्रपानी, कुछ पूर्व जन्म में महात्मा बुद्ध के क्या क्या नाम थे, बहुत सारे नाम से उनको पुकारा गया है। तो एक नाम है वज्रपानी, ये अक्सर पीटी में आपको पूछेगा, इसलिए मैं इसको, वज्रपानी मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टर एंड गाइड, प्रोटेक्टर एंड। दूसरा मंजूश्री, इसका मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ। महात्मा बुद्ध के जो उनके जो ज्ञान है, उनकी जो बुद्धि है, उसको प्रकाशित, मैनिफेस्टेशन में प्रकटीकरण के भाव को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? मंजूश्री। तीसरा पद्म पानी। पद्म पानी मतलब, पद्म पानी जो महात्मा बुद्ध के दया माने कंपेशन को प्रकट करता है, ठीक है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंपेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, दया को प्रदर्शित करता है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही हिंदी अंग्रेजी में? आई एम ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दोस्तों ये तो इसमें इस जो अजंता पेंटिंग है उसमें दो प्रकार के
पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। एक तो मुराल, मुराल मतलब क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था आपको, वॉल पेंटिंग। दूसरा फ्रेस्कोज, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेस्कोज उस दिन बताया था मैंने आपको, जो वॉल जो है ना उस पर गीला प्लास्टर पर फिर उसको रंग को उकेरते हैं, तो रंग क्या हो जाता है, जब प्लास्टर जब सूख जाता है तो उसके बाद जो रंग है, कलर है, वो पूरी तरह से पक्का हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रेस्कोज। तो ये दोनों प्रकार के पेंटिंग का इस्तेमाल अजंता केव में हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर है, ये आप याद रखिएगा। इसमें अजंता पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इमोशन को दर्शाया गया है। इमोशन, भाव को प्रकट करने का काम जो है ना इस पेंटिंग में किया गया है। और हर एक जो महिला जो उसमें चिन्हित की गई है उसके अलग अलग हेयर स्टाइल हैं, डिफरेंट हेयर स्टाइल। जितने भी महिलाओं को चित्रित किया गया तो उनके जो बाल के जो हेयर स्टाइल, मतलब बाल के जो स्टाइल हैं, आपने सिंधु घाटी सविता में भी देखा था कि किस तरह से महिला जो है ना कोइफर का इस्तेमाल करती थी। कोइफर मतलब जूड़ा बांधने का, ये सिंधु घाटी सविता में भी चलता था और अभी भी महिलाएं इसका उपयोग करती हैं। ठीक है, जूड़ा बांधने का। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें जो जितने भी फिगर को चिन्हित किया गया, जिसका कि बाहरी आवरण जो है ना, आउटलाइन जो है, उसको क्या किया गया, ऑकर कलर्ड। ऑकर कलर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, आउटलाइन क्या है, आउटलाइन मतलब ऑकर कलर, और ऑकर कलर मतलब गेरुआ कलर। गेरुआ तो आप लोग जानते होंगे ना, ठीक है, गेरुआ कलर है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट चीज आप अजंता के बारे में बता देंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध को विभिन्न प्रकार से चिन्हित करने का प्रयास किया गया है, उनके अनेक भाव को प्रकट किया गया है, उनके जो वर्तमान स्वरूप और उसके अलावा जो जातक, जो उनके पूर्व जन्म के बारे में जिस जिस प्रकार की उनकी व्याख्या की गई उसको रंगों से उखेरने का काम किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे पद्म पानी बताया, उसके बाद में हमने बताया आपको मंजूश्री, वज्रपानी, ये सब इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं, मतलब जो उनके नाम हैं, उनको इस अजंता पेंटिंग के माध्यम से दर्शाने का काम किया गया है। अंडरस्टूड माय पॉइंट। अब दोस्तों इससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ जनरल स्टडीज। हिस्ट्री किसी का ऑप्शनल पेपर तो नहीं है, तो इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं एलोरा पेंटिंग पर। आपको पता होना चाहिए कि एलोरा पेंटिंग का विकास कब हुआ, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के समय में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण, खास करके डेक्कान में राष्ट्रकूटा एक बहुत ताकतवर सत्ता स्थापित हुआ था, और चालुक्य और बादामी इनको खत्म करने के बाद में, ये कब हुआ था, 753 एडी में दंती दुर्ग के द्वारा। उस दिन क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपसे। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो नमूना है वो क्या है, कैलाश टेम्पल। इतना आपको याद रखना है। इस एलोरा केव की सबसे पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पर हिंदुइज्म माने हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म से संबंधित सारी जो मटेरियल है उसको उकेरने का, रंगों के द्वारा उकेरने का काम किया गया है। ठीक है, जैसे लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी और विष्णु, लॉर्ड विष्णु, इनके चित्र बनाए गए हैं। उसी तरह से लॉर्ड शिव और उनके फॉलोअर का और उनके कंसोर्ट का, माने कंसोर्ट मतलब उनकी धर्मपत्नी मतलब पार्वती, और इसके अलावा ब्यूटीफुल अप्सराज, इसका भी चिन्हांकन किया गया है पेंटिंग के माध्यम से। तो हिंदुस्तान का ये एलोरा पेंटिंग जो है, जो बेसिकली केव पेंटिंग है, गुफा पेंटिंग है, ये अजंता पेंटिंग की तरह ही एक बहुत बड़ा धरोहर है। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, बाघ पेंटिंग, ये बाघ पेंटिंग जो है, जो मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट में है, इसको जो है ना ये अजंता पेंटिंग का ही एक्सटेंशन है ये। ठीक है, और इसमें
अजंता पेंटिंग में जो जो हमें विशेषताएं मिलती हैं वो सारी विशेषताएं हमें यहां मिलती हैं बाघ में। और बाघ प्रिंट के नाम से तो आप जानते हैं कि साड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है मध्य। और केव नंबर 4, इसको रंगमहल कहते हैं, रंगमहल इस केव को। इसमें महात्मा बुद्ध के और उनके जातक स्टोरी के बारे में पूरी तरह से डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत की गई है, ठीक है। लेकिन एक माइनस पॉइंट यह है कि यहाँ के जो पेंटिंग हैं वो डिके हो गए हैं, माने भग्नावशेष हो गए हैं। बहुत सारी जो गुफाएं हैं वो जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, टूट फूट गई हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि इस बाघ पेंटिंग में हमें अलोंग विद द रिलीजियस जो थीम है, हमें सेकुलर थीम के बारे में भी जानकारी मिलती है। जो बिरेफ्ट ऑफ रिलीजियस थीम है, सेकुलर थीम, ये आप इसके इंपॉर्टेंट फीचर में आप लिख देंगे। माने अलोंग विथ, जो मैंने बताया यहां से लिखेंगे, अलोंग विथ रिलीजियस थीम्स, सेकुलर थीम्स आर ऑल्सो, आर नहीं होगा, हैव ऑल्सो बीन डिपिक्टेड, माने वर्णन किया गया है। जो रिलीजियस थीम जो महात्मा बुद्ध से संबंधित और उनके जातक स्टोरी संबंधित तो पेंटिंग है ही, इसके अलावा सेकुलर थीम भी उसमें है। सेकुलर थीम मतलब जो रिलीजियस से माने धर्म से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो लोग रोजमर्रा के जीवन से संबंधित जो विषय वस्तु है उसका भी चित्रण जो है ना बाघ पेंटिंग में किया गया है, ठीक है। जो आम आदमी जिस तरह से अपना जीवन यापन करता है, जैसे मान लो कोई किसान खेत को जोत रहा है, तो ये क्या है, ये किसी रिलीजन संबंधित है क्या? तो आप इस टाइप के जो है ना जो सेकुलर कैरेक्टर के जो पेंटिंग है वो आप यहां पर बाघ में देखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये कहा था कि अजंता पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें विभिन्न प्रकार के भावों को दर्शाया गया है, इमोशंस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि मुराल और फ्रेस्कोज, ये दोनों प्रकार के पेंटिंग का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि महात्मा बुद्ध के जातक स्टोरी में जो उनके बारे में जो वर्णन किया गया, जैसे कि वज्रपानी, ठीक है, मंजूश्री, पद्मपानी, ठीक है, तो इन सब जातक स्टोरीज को अजंता पेंटिंग में चित्रित किया गया है, ठीक है। आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट? ओके, इतना लिख देंगे काफी है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ जनरल स्टडीज। 29 में अब जो है देखो, इसमें केव नंबर 1 और केव नंबर 2 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 29 केव में से, अजंता पेंटिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, अजंता पेंटिंग जो है ना कोई ऐसा नहीं है कि गुप्ता पीरियड में ही डेवलप हुआ है। गुप्ता पीरियड के पहले डेवलप हुआ और वो बहुत बाद तक चला है, लेकिन जो मेजर पोर्शन जो है जो पेंटिंग है वो गुप्ता पीरियड का है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे हम लोग जब गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं तो हम अजंता के बारे में भी लिखते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अधिकांश जो पेंटिंग है वो गुप्ता पीरियड का है, लेकिन उसके पहले भी प्रीवियस पीरियड ऑफ गुप्ता पीरियड में भी अजंता पेंटिंग का विकास होने लगा था, और वो गुप्ता पीरियड के खत्म होने के बाद भी वो चलता रहा था, ठीक है। वो 8वीं 9वीं शताब्दी एडी तक चलता रहा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि जो आप अजंता का जो लोकेशन है वो गुप्ता जो इंपायर है उससे बाहर का एरिया है। देयर वॉज नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी वेयर द अजंता पेंटिंग इज फाउंड, ठीक है, समझ रहे हैं आप दोस्तों। अब चलते हैं मिनिएचर पेंटिंग की तरह। अब मिनिएचर पेंटिंग क्या है? इसके दो भाग हैं, एक पाल और दूसरा अपभ्रंश पेंटिंग। अपभ्रंश पेंटिंग, ये मिनिएचर पेंटिंग होता क्या है? ये पेंटिंग का संक्षिप्त रूप है, ठीक है।
और जैसे कि आपने मुराल पेंटिंग देखा, दीवार का पेंटिंग देखा, तो बड़े बड़े आकार में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मिनिएचर पेंटिंग होता है वो किस पर होता है, जैसे कि आपके पुराने जमाने में तार पत्र चलते थे, बाद में पेपर चलने लगे, इस सब पर जो उकेरने का काम, छोटे छोटे जो चित्र बनाए गए उसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर पेंटिंग। अब इसका 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शर्त है 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग शुड बी पेंटेड इन नॉट मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज। जो पेंटिंग का जो साइज होगा, वो जो जिसका आप पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने मनुष्य का कर रहे हैं, तो उसका जो साइज होगा वो 1/6 भाग होगा। मतलब क्या होता है, मान लो कि आपका हाइट कितना है, 6 फीट का, तो 1/6 भाग कितना होगा, 1 फीट। उससे बड़ा नहीं होना चाहिए पेंटिंग। तो ये 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज, ये इसकी विशेषता है। तीसरा, जैसे मान लो हेड है, तो मान लो हेड 9 इंच का होता है, तो आपका जो पेंटिंग होना चाहिए उसके हेड का आकार प्रकार कुल मिलाकर के 1.5 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंच को कैसे लिखेंगे, ये इंच का चिन्ह क्या है, ये फीट का क्या है, ये जैसे हमने 2 लिखा था, ये 2 ऊपर लाइन खींचा, दैट इज कॉल्ड इंच। अगर ये 1 है तो इसका मतलब 2 फीट, समझ रहे। तो इसमें कितना होना चाहिए, 1.5 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हेड का साइज, किसी भी व्यक्ति का हेड का साइज कितना होता है, मैक्सिमम होता है 9 इंच। तो 3 इंच के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं। यह है चित्रकारी का संक्षिप्त रूप, दिस इज कॉल्ड मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। अब दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के मिनिएचर पेंटिंग का विकास हुआ हिंदुस्तान में। पहला, पाल के पीरियड में। आपको पता होना चाहिए कि पाल वंश जो है उसका कब उदय हुआ, बंगाल में उदय हुआ, और उसका संस्थापक कौन था, गोपाल। जहां पर जब वहां पर राज व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, पूरी तरह से एनार्की फैल गया था, ठीक है, एक दूसरे को लोग मारना पीटना चालू कर, मतलब अराजकता फैल गया था, तो लोगों ने मिलकर के गोपाल नामक व्यक्ति को राजा बनाया, ठीक है। और बाद में उसके वंश के बहुत सारे लोग प्रतापी राजा हुए, जैसे धर्मपाल, बहुत दिन उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा किया था, ठीक है। और ट्रिपार्टाइट मैंने त्रिकोणीय जो मुकाबला हुआ हिंदुस्तान में हर्षवर्धन के मृत्यु होने के बाद में, उसमें 3 जो इंपॉर्टेंट पावर था हिंदुस्तान में, उसको कौन कौन से पावर थे। पहला गुर्जर प्रतिहार, जिसकी राजधानी कहाँ थी, एक तो राष्ट्रकूट, जिसका की राजधानी मान्यखेड़ था, जो मैंने आप बता चुके हैं, डेक्कान में उसका शासन था, और बहुत प्रतापी राजा हुए इस वंश में। दूसरा गुर्जर प्रतिहार, राजधानी कहाँ थी, अजमेर में। और तीसरा पाल, ये कहाँ शासन कर रहे थे, बिहार बंगाल में, ठीक है। और इनका राजधानी कहाँ था, गौर। इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो फीचर है इस स्टाइल का, वो क्या है, पहला कि इसको लिखा गया है पाम लीफ पर, मैंने चित्रित किया गया है पाम लीफ, जिसको बोलते हैं तालपत्र। दूसरा, इसमें ग्रुप पेंटिंग नहीं हुआ है, नो ग्रुप पेंटिंग। जो चित्रकारी है वो ग्रुप पेंटिंग नहीं है, जैसे 8-10 लोग बैठ गए उसका चित्रकारी कर रहे हैं, वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। यहां पर है सिंगल पेंटिंग, मैंने सिंगल व्यक्ति का, सिंगुलर। और इसका विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु है, क्योंकि पाल वंश के राजा जो है वो बुद्धिज्म के सबसे बड़े समर्थक थे, तो इसमें जो चित्रकारी में जो इसका जो थीम है वो क्या है, बुद्धिज्म। 2 जो इंपॉर्टेंट जो चित्रकार थे जिसका याद आपको रखना जरूरी है, उसका नाम था, एक का था धीमान और दूसरा बीतपाल। ये 2 इंपॉर्टेंट चित्रकार थे पाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग में। और तो इतना काफी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। नाउ अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट, ये कहां डेवलप हुआ,
गुजरात और राजस्थान में स्कूल ऑफ पेंटिंग लिखिए, आर्ट नहीं, स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये जो मैं बता रहा हूं ये सभी मिनिएचर फॉर्म हैं। जो मैंने दो प्रकार के इसके भेद बताए थे, अब बता रहे हैं अपभ्रंश स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये डेवलप कहां हुआ? गुजरात में, माना 6ठी शताब्दी एडी के बाद से गुजरात एंड राजस्थान। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि जैन धर्म का विषय वस्तु है इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक समय ऐसा था जब गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म का बहुत बोलबाला था और वहाँ के राजा भी जैन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, मैंने पैट्रोनेज देते थे। तो इसी कारण से मिनिएचर पेंटिंग जो अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें आप देखते हैं कि जो थीम जो है वो क्या है? जैन रिलीजन। और इसमें भी हम देखते हैं कि पाम लीफ का उपयोग हुआ है। उसके बाद के वर्षों में हम क्या देखते हैं? 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद से पेपर का इस्तेमाल होने शुरू हो गए। मतलब पाम लीफ, जिसको हिंदी में कहते हैं ताड़पत्र। और इसके बाद में हम क्या देखते हैं? 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद में पेपर, मतलब कागज का इस्तेमाल होने लगा मिनिएचर पेंटिंग के लिए। ठीक है, इस पेंटिंग की विशेषता क्या है? सबसे पहला है फिश शेप्ड बल्जिंग आइज। जैसे महिलाओं के जो चित्रण वो करते थे, तो जैसे कि फिश का आप देखते होंगे जो आकार होगा वो जो इधर ज़्यादा चौड़ा इधर पतला, ठीक है, जो फिश का आकार होता है, इसलिए मैं फिश शेप लिखा। और बल्जिंग माने उभरता हुआ, आंख जो है वो सामने की तरह उभरता हुआ, दैट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ मिनिएचर। तो क्या मैंने लिखा? फिश शेप्ड बल्जिंग आइज। दूसरा पॉइंटेड नोज, पॉइंटेड नोज। अब नोज तो नाक तो जो है चौड़े भी हो सकते हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के नाक बहुत चौड़े भी होते हैं, लेकिन यहां पर क्या देखते हैं कि नाक जो है वो बहुत ही शार्प पॉइंटेड है जी, चपटी भी रहती है, चौड़े भी रहते हैं। तो अलग अलग रेशियल ग्रुप के अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम किसी दिन हम आपको बताएंगे। उसका हम अलग से ज्योग्राफी में क्लास भी लेने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, कि कितने प्रकार के रेसेस जो है हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और वर्ल्ड में कितने पाए जाते हैं। दैट विल बी आवर टॉपिक। इसी सप्ताह में शुरू करूंगा मैं। नहीं, क्लाइमेट तो आप जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट तो बहुत गर्म है, लेकिन वहां के लोग तो बहुत, चूंकि गोरे लोग सब वहां पहुंच गए हैं, तो जेनेटिक्स से डिसाइड होता है। मेन जो चीज है वो जेनेटिक्स से डिसाइड होता है। और फेनोटाइप है, मतलब शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, जो उसको क्या बोलते हैं? फेनोटाइप। माने मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में 2 चीज जरूरत होता है, मैं बता देता हूं, लेकिन आई एम गेटिंग डेविएटेड। जेनोटाइप 2 प्रकार के होते हैं, जेनोटाइप होते हैं और फेनोटाइप होते हैं। जो शरीर के बनावट के बारे में वो कंडीशन जो है वो वातावरण से भी होता है, जिसको फेनोटाइप कहते हैं। लेकिन जो जेनोटाइप होता है वो जीन से प्रभावित हो, माता पिता के जीन क्या हैं, आपके पूर्वज के जीन क्या हैं, उससे आपका बॉडी स्ट्रक्चर निर्धारित होता है। ठीक है, आपके कलर कंडीशनड होते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या था इसका विशेषता? वो है डबल चीन। यह चीन को क्या बोलते हैं? ठुड्डी। तो डबल चीन। तो हमने तीन विशेषताएं बताया आपको। क्या क्या बताया बताओ? पहला मैंने बताया फिश शेप्ड बल्जिंग आइज, पॉइंटेड नोज, और तीसरा डबल चीन। ठीक है, तो और एक है एंगुलर फेस। चौथा एंगुलर फेस, मतलब दोस्तों क्या होता है इसका मतलब? माने चेहरा जो है वो तिकोना है, तिरछा है। चेहरा जो है, जैसे चेहरा मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये तो सपाट है, यहां फोटो खींचा, यदि मेरा फोटो ऐसे बने, देखिए, तो चित्रकार कैसे बनाएगा? इस साइड का मेरा छुप जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर फोटो। ठीक है, चित्रकारी। तो एक चौथा विशेषता क्या हुआ? एंगुलर फेस, माने चेहरा। द फिगर्स आर यूजुअली स्टीफ। स्टीफ मतलब कड़ा, माने जिसमें भाव का अभाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टीफ। जो इमोशन जिसमें कि ज़्यादा, जैसे मैंने आपको अजंता पेंटिंग में बताया कि उसमें पूरी तरह से इमोशन है। और आजकल अजंता पेंटिंग इतना जो विश्वविख्यात है,
उसका बेसिक रीजन यह है कि वो इमोशन से भरपूर है। विभिन्न कथानक में जो वहां के जो चित्र हैं वो ऐसा लगता है कि वो बोल रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए वो विश्वविख्यात है। लेकिन हम यहां क्या देखते हैं कि चित्र क्या है, स्टिफ है, मतलब उसमें जितना भाव प्रवणता होना चाहिए, उसके चेहरे पर जो होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। और ऑर्नामेंटेशन भी जो है, वो जो साज सज्जा है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इस मिनिएचर फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि जैसे जानवर के या मनुष्य के ये सारे चीज़ सारे जीव जंतुओं के चित्रण हमें इसमें मिलते हैं, ठीक है। एक और है जो महिलाओं का चित्रण जो किया गया है इसमें उसमें लार्ज हिप्स, हिप्स को क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, हिप्स, ये दर्शाए गए हैं, एंड बल्जिंग ब्रेस्ट ये बताया गया है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा उसमें सेक्सुअलिटी के भाव उत्पन्न किए गए हैं, ठीक है। और ये चीज आप खजुराहो में भी देखते हैं, वो तो मुराल पेंटिंग है, ठीक है, वॉल पेंटिंग है, पेंटिंग क्या है, वो स्कल्पचर है, ठीक है। तो यहाँ ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको आज बताया।